हेलो आदाब। प्रोग्राम वकील साहब में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। प्रोग्राम वकील साहब के जरिए आप अपनी कानूनी उलझनों का हल जान सकते हैं, वो भी घर बैठे, क्योंकि न्यूज़ 18 उर्दू अपनी खास नौयत का एक खास शो वकील साहब आपके लिए लेकर आता है हर हफ्ते, क्योंकि हमें आपसे सरोकार है। ना सिर्फ कोरोना पेंडेमिक बल्कि सालों से हम आपसे प्रोग्राम वकील साहब के जरिए भी जुड़ते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को डायल कीजिए और हमसे रब्ता कीजिए। आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मारूफ वकील फर्रुख खान हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनका इस्तकबाल करते हैं। फर्रुख खान साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा की तरह आप हमारे दरमियान मौजूद होते हैं और हमारे व्यूवर्स के तमाम सवालों का जवाब देते हैं। और व्यूवर्स भी हमेशा ये कहते हैं कि वो घर बैठे आपके तमाम जो सजेशंस रहते हैं उसको फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ जो उनकी कानूनी उलझनें रहती हैं उनसे वो दूर होते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले पैंडेमिक चल रहा है, जैसे कि हम जानते हैं, और सभी एहतियाती तदबीर भी इख्तियार कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कानूनी उलझनों में फंसे हुए हैं, लेकिन वो अदालत नहीं जा पाते हैं क्योंकि इस वक्त दौर ही ऐसा चल रहा है। तो वो तमाम उलझनों को कैसे दूर करें, इसके लिए वो न्यूज़ 18 उर्दू को भी देखते हैं और साथ ही साथ अपने लॉयर से भी कांटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमने इस को देखते हुए इस पेश नज़र से इस शो का इनकाद किया है, और हर हफ्ते ये शो आपके दरमियान हम लेकर आते हैं ताकि आप तमाम उलझनों से दूर हो सके। तो देर किस बात की, एक बार फिर से आपको बोल रहे हैं, हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं हमसे रब्ता करें, उन नंबरों को डायल करें और तमाम सवालों के जवाब दें। जैसा कि फर्रुख खान साहब, हम जानते हैं कि आजकल अदालतें जो ऑनलाइन काम कर रही हैं, आप भी जाहिर सी बात है कई सारे केसेस को ऑनलाइन ही देखते होंगे, कैसे ही कामकाज चलता है? ऑनलाइन के अपने मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। देखिए, ये बात जरूर समझनी होगी कि जो फिजिकल कोर्ट हियरिंग के जो फायदे हैं वो ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स में नहीं हो पाते, उसकी परेशानियां हैं जी। लेकिन ये इस बात का भी इत्मीनान है, और ये बहुत काबिल तारीफ बात है कि कोर्ट्स कभी बंद नहीं हुई। कोर्ट्स जो है वो मार्च के महीने में एंड में जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ उस वक्त से लेके और आज तक जो है वो ऑनलाइन, और बहुत सारी जगह पे फिजिकल कोर्ट हियरिंग भी अब शुरू हो गई है। जैसे हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में भी अल्टरनेट डे पे कुछ कोर्ट्स जो हैं वो फिजिकल भी रिज्यूम कर रही हैं, लेकिन अब लॉयर्स की भी डिमांड्स ये गई हैं, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, कि अभी ऑनलाइन ही प्रोसीडिंग्स को रखा जाए, जिस तरह से चैलेंजेस ये जो बवा है अभी तक हमारे सर पे है। तो ऑनलाइन हियरिंग चल रही है, और ऑनलाइन हियरिंग्स खासतौर से जो नए वकील हैं उनके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें उनको ज्यादा वक्त मिल रहा है अपनी बात रखने का, अपने केस को प्रेजेंट करने का, और कोर्ट्स भी काफी पेशेंट हियरिंग जो है वो दे रही है। अब मुश्किल क्या है, देखिए दिल्ली में या मेट्रो सिटीज में जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी है, बैंडविड्थ अच्छी है, वहां तो मुश्किलात नहीं है। लेकिन जहाँ पे चूंकि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, हम लोग जानते हैं, और हर जगह इंटरनेट के वो अभी एक्सेस अच्छे नहीं है, तो वहां पे चैलेंजेस हैं। बिल्कुल, तो तकनीकी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे अच्छी पेशरफ इसे मानी जा रही है, क्योंकि लोग इस पैंडेमिक में भी अदालतों से सुबकदोश हो रहे हैं। साथ ही साथ इस वक्त अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, जो कि उड़ीसा से हमें कॉल कर रहे हैं। हेलो, कौन साहब? हाँ, क्या सवाल आपका? हाँ, हेलो मैडम, ये खंडावा जी उड़ीसा से मुन्ना अहमद बोल रहा हूँ। जी मुन्ना अहमद साहब, आप अपना सवाल कर सकते हैं, वकील साहब आपको सुन रहे हैं। हाँ सर, हाँ भैया, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ वालेकुम सलाम वालेकुम जी, आप सवाल करें। हेलो जी मुन्ना अहमद साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल करें। अच्छा, हाँ ठीक है सर। मैं इसको इंग्लिश में बोल दूं या हिंदी में बोल दूं? हिंदी में भी बोलिए, उर्दू में भी बोलिए, किसी में भी बोलिए। अच्छा ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में। एग्रीमेंट था हमारा, इसमें फर्स्ट पार्टी का दस्तखत नहीं था, और वो लोअर कोर्ट लोग उसको ओवरलाइज करके आगे चले गए, और अभी ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में स्टे है वाला पेंडिंग अपील। और ये मामला में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक तो हमारे दोस्त वकील है मिस्टर संदीप महापात्रो, उनको एक तो कॉपी भेजा था, तो आपका उस दिन लगाया था, तो वो बोले कि जब वो टीवी चलता है उस टाइम ही कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, हमारा आरटी में मैं जब मंगा था शॉर्ट में आपका सवाल क्या मुन्ना अहमद साहब? एग्रीमेंट रिटन बाय द एडवोकेट
the first party signature should be on executed agreement. आपकी आवाज भी कट रही है, आप शॉर्ट में आपका सवाल क्या है वो प्लीज बताएं, क्योंकि इतना वक्त भी हमारे पास नहीं होता है कि तफसील से आपके सवाल को सुना जाए। अगर फर्रुख खान साहब आप इनके सवाल को समझ गए होंगे तो प्लीज। मैं माजरत चाहूंगा। मुझे भी समझ नहीं आया। चलिए दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? जी मैं हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से? दिल्ली से अजहर अली। जी दिल्ली से बोल रहे हैं। आपका सवाल क्या है, आप पूछ सकते हैं वकील साहब से। जी बोलिए अपना सवाल। जी मेरा हमने एक केस में जो है किसी को हमने बेल दी थी, तो उसके अंदर हमने अमाउंट जमा कराया था 80,000 रुपए। तो क्या अब उसको तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए, तो अभी वो उनका कोई केस जो है फाइनल भी नहीं हुआ है मुलजिम का, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है तो क्या हम कोर्ट के थ्रू वो इंटरेस्ट ले सकते हैं? और असल रकम जो बैंक में हमारी जमा रहे 80,000 रुपए, उसका जो इंटरेस्ट है क्या कोर्ट हमें वो दिलवा सकती है? फर्रुख साहब, ये कोर्ट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि जो पैसा जमा है वो इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट में है या नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट में है। तो ये उस ऑर्डर के डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है। और अगर आप चाहते हैं वो इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट में हो, वो आपका पैसा स्टक है, तो आप एप्लीकेशन लगा के उसको कोर्ट से आप रजिस्ट्री के लिए डायरेक्शन ले सकते हैं कि इसको इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट में रखा जाए। नॉर्मली अमूमन कोर्ट्स कोई पैसा जमा कराती हैं तो उसको इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट में ही रखती हैं, सिवाय कोई कॉस्ट वगैरह का मैटर है या कुछ भी, कोई पैसा जमा होता है जो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ अपील या केस होता है। लेकिन अगर उसमें इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट की डायरेक्शंस नहीं है तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कोर्ट अगर आपकी बात से कन्विंस होगी तो उसको इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट में उसमें डाल देगी। जी, तो उम्मीद करते हैं कॉलर्स को उनके सवाल का जवाब भी मिल रहा होगा, और तमाम कॉलर्स से ये अपील करते हैं कि वो ऑडियो अपनी म्यूट करें और सवाल जो है वो शॉर्ट हुए। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना सवाल आप कर सकते हैं। मोहम्मद आबिद अली बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। शुक्रिया बहुत बहुत। आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम हम लेकर आते हैं ताकि इस पैंडेमिक के दौर में भी आप इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकें और अपनी कानूनी उलझनों को। जी वकील साहब से मुझे जानना है कि मेरी जमीन है 2 एकड़ बाजू देहात में, मगर उसके पेपर मेरे पास है, कब्जे पर कोई दूसरे है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है फर्रुख साहब, जरा प्लीज जरा कुछ साउंड की वो थी, प्रॉब्लम थी। इन्होंने जमीन ली है और वो किसी के कब्जे में है, कागज इनके पास है, तो इस हवाले से इनका सवाल था। जी जी, अगर जमीन की मालिकाना हक कागजों में आपके पास है, टाइटल आपके पास है और जमीन पे कोई और काबिज है, तो टेक्निकली वो सूट फॉर एविक्शन फाइल होता है। तो आप सारे और उसमें इस बात का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है कि बहुत जमाने से वो काबिज हैं और आपने कोई लिटिगेशन या कोई आपने उनके पोजीशन को चैलेंज नहीं किया है, तो राइट टू एडवर्स पोजीशन भी क्रिएट हो जाता है। तो आप इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ओनरशिप के और उनके गैर कानूनी तौर पे जो उन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है, उन सारी चीजों को लेके आपको तुरंत किसी अच्छे सिविल लॉयर से मिलकर और आपको एविक्शन का मुकदमा फाइल करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, उनको इस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन साहब, क्या नाम आपका और क्या सवाल? मैं अताउर रहमान पटना बिहार से बोल रहा हूँ। जी अताउर रहमान साहब, आप सवाल कर सकते हैं। फर्रुख खान साहब जो कि वकील हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपके सवाल को सुनने के लिए तैयार है। सवाल खानगी बंटवारा से मुतल्लिक है। 5 भाई हैं और 1 बहन है। जी, भाई लोग जो है बंटवारा का कागज नहीं बनवा रहे हैं, ऐसे में क्या किया जा सकता है? ठीक है, देखिए ये सना इसको काफी बार हम लोग डील कर चुके हैं और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है पार्टीशन के बारे में। देखिए इस बात को हमें ऐसे समझना होगा कि जो भी लीगल हेयर्स हैं, अगर वालिद और वालिदा का इंतकाल हो चुका है और उसमें बंटवारा होना है, और अगर बंटवारा वो आपस के सुलहनामे से नहीं हो रहा है, एमिकेबली सेटल नहीं हो रहा है, तो उसका रास्ता सिर्फ ये है कि फिर आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल करें कोर्ट में। सीनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है उसके हिसाब से सिविल जज के पास ये पार्टीशन सूट फाइल होगा, और सिविल सूट पार्टीशन में
कोर्ट्स पार्टीशन कराएंगी, कोर्ट्स के ऑर्डर से पार्टीशन होगा। उसमें देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत छोटी सी दुकान है, अब उस दुकान में 5 उसके जो है वो हिस्सेदार हैं, तो अब 5 उसका हिस्सा हो ही नहीं सकता, तो कोर्ट्स उस पर रास्ता निकालती हैं। या तो 4 लोगों को ये कहा जाता है कि भाई इसकी ये मार्केट वैल्यूएशन निकल के आती है, आप खरीद ले, कोई सबको राइट होता है। उसके बावजूद अगर लोग तैयार नहीं है तो फिर उस प्रॉपर्टी को बेच के और पैसा जो है वो इक्वली जो जिसका शेयर उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं सिचुएशन पे। तो अगर कोई चीज एमिकेबली नहीं हो पा रही है तो फिर आपके पास सिवाय कोर्ट में मुकदमा दायर करने के उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं तमाम कॉलर्स को उनके सवाल के जवाब भी मिल रहे होंगे और लगातार अपने प्रोग्राम को आगे भी बढ़ा रहे हैं और कॉलर्स को भी शामिल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जो कि इब्राहिम साहब है, मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जी, मेरी सासू माँ है, उनकी जायदाद 4 बेटियां के ऊपर है। तो 4 बेटियों के ऊपर है, 4 बेटियों को क्या करे, 3 बेटियां लिख जाके मेरी सासू माँ का जहन का खराब हो गया था। हेलो जी, सुन रहे हैं आपके सवाल। जहन खराब हो गया था थोड़ा जी, तो 3 बेटियां अपने नाम पे मेरी बीवी को छोड़ दिए। 3 बेटियां? समझ नहीं आया, एक बार फिर से दोहराएंगे। 3 बेटियां अपने नाम पे कर दिए, सासू माँ के ले जाके साइन करा लेके। अच्छा, मेरी बीवी को छोड़ के साइन करा लिया, बोल रहे हैं हमारी जायदाद है बोल रहे हैं। और एक शादी क्या करी, 4 अपने बच्चों को 7-7 जब से रजिस्ट्री करा दी। ओके। और एक शादी क्या करी और 4 बेटों के नाम पे 7-7 गज करा दी। एक शादी के नाम पे 28 गज है, वो है 85 गज है वो जगह। यानी आपकी बीवी को उसमें हिस्सा नहीं मिला है, बाकी 3 लोगों को मिल गया। हिस्सा नहीं मिला, हिस्सा नहीं है बोल रहे, अपने नाम पे कर लेंगे, आप जो करना है कर ले, बोले इसी बात कर रहे हैं। तो आप ये चाह रहे हैं कि अब हम क्या कानूनी तौर पर करें, आगे का स्टेप क्या होना चाहिए? हाँ, वही क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, फरूख खान साहब। जी जी जी, देखिए अगर किस तरह से आपकी अहलिया की जो 3 बहनें हैं उन्होंने आपकी अहलिया को अलग कर दिया है और कैसे उसको उन्होंने साइड किया है, ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे। विल करा ली या उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्री करा ली, गिफ्ट डीड करा ली, या उनके इंतकाल के बाद जो है वो प्रॉपर्टीज को हथियाने की और कोशिश की, ये फैक्चुअल प्रोपोजिशन पे डिपेंड करता है। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, जो आपकी बातों से लग रहा है, तो आप उसको बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं कि भाई मुझे मेरे राइट से डिप्राइव किया गया है, मेरी जो है वो हक तलफी की गई है, और इसके लिए आपको अपने शहर में किसी अच्छे दीवानी वकील से मिल के बात करके और आपको मुकदमा फाइल करना होगा। उम्मीद करते हैं इब्राहिम साहब आपको जवाब मिल गया होगा और आप इस पर अमल भी करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, अपने प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं जो कि इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब, कहाँ से, क्या सवाल? मैं इंदौर से बंदे से बोल रहा हूँ, इंदौर से। जी मैडम, पहली बात तो ये आप सलाम कर रहे हैं ना, अस्सलाम वालेकुम होता है, अस्सलाम वालेकुम होता है। नहीं, सलाम नहीं कर रहे, आपने शायद सुना नहीं, गलत सुना, आपने शायद गलत सुना, एक बार फिर से दोबारा सुन लीजिएगा। खैर, अपना सवाल बताएं आप। हेलो, भाई बहन है। हेलो जी, और आपने मेरे सवाल का जवाब भी, सलाम का जवाब भी नहीं दिया था, आप सवाल बताएं। खैर, हेलो हेलो, लगता है नाराज हो गए। खैर, कोई दूसरे और कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में इस वक्त। और एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? मैं इब्राहिम बोल रहा हूँ, मुंबई से। आपने कुछ देर पहले शायद कॉल किया था। नहीं, वो मेरा सवाल नहीं था, वो कोई और आदमी आया था। ओके इब्राहिम साहब, आप अपना सवाल कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा था 12 साल पहले। जी, तो 12 साल पहले सिर्फ मुझे वो उन्होंने खाली डेवलपर ने पेपर दिया था और मुझे सिर्फ लॉटरी का एक एग्रीमेंट दिया था और पूरा पैसा मैंने व्हाइट चेक के जरिए दिया था। और ऑफिस का स्ट्रक्चर खड़ा है, बिल्डिंग अभी तक नहीं हुई और 12 साल से मेरा पैसा फंसा हुआ है। ठीक है फरूख साहब, तो इसके लिए मैं कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ? कोई पेपर है जी, इसमें बहुत अच्छी चीज है, आजकल रेरा एक कानून है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, और अगर वो प्रोजेक्ट अभी भी अनकम्प्लीट है तो वो रेरा के परव्यू में आएगा। 2016 का कानून है और रेरा बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत फास्ट रेमेडियल जो है वो एक्शन है।
तो मैं आपको रिकमेंड करूं, और रेरा के लिए आपको किसी लॉयर को एंगेज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप मुंबई से बोल रहे हैं, महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, तो आप महाराष्ट्र रेरा की वेबसाइट पे जाइए। हर स्टेट की अलग अपनी अथॉरिटीज हैं, उनके फॉर्म्स हैं वेबसाइट पे, वो आप भरें और उसके बाद अपने सारी डिटेल्स डाल दें और वो कंप्लेंट आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपको नंबर मिल जाएगा, दूसरी पार्टी को नोटिस हो जाएगी, बहुत जल्दी टाइम बाउंड मैनर में डिस्पोजल हो जाएगा और आपको रिफंड का, अगर आप रिफंड क्लेम करते हैं तो विद इंटरेस्ट आपको रिफंड का क्लेम की डिग्री हो जाएगी और वो डिग्री एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। तो मैं आपको ये कहूंगा कि इधर उधर जाने से बेहतर ये है कि आप इसमें रेरा की कोशिश करके एक बार देख लें, और अगर रेरा के परव्यू में नहीं आता है मैटर तो फिर आप कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं। अब तो नया नोटिफाई एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो अब 1 करोड़ तक का मैटर गालिबन जो है वो वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाएगा, जो पहले 20 लाख रुपए तक का था। तो आप इन दोनों जगह पे अपने ऑप्शंस को तलाश सकते हैं। तो मैं भी ये कहना चाहूँगी, जैसा कि फरूख खान साहब ने कहा कि आप इधर उधर मत जाइए, रेरा पर सबसे पहले अपनी कंप्लेंट फाइल करिए। तो मैं इसी के साथ ये कहना चाहूँगी कि ये इधर उधर मत जाइए कानूनी उलझनों से। अगर आप नबर्द आज़मा होना चाहते हैं और कानूनी उलझनों से बिल्कुल सुपुर्दोशी हासिल करना चाहते हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू पर स्विच करें। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, फ़ोन लाइन पर उन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ दीदी नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं आप और क्या सवाल है? दीदी मैं रतलाम से बोल रही हूँ। जी, आप सवाल कर सकती हैं गीता साहिबा। हाँ, ये मतलब हम, मेरा कहना ये है कि हमारे जो मकान का मतलब मकान क्या है, हमारे जो ससुर जी ने वसीयत कर दी थी 3 के नाम से जी। 2 है तो भाई और 1 है तो बहन के नाम से की थी उन्होंने वसीयत। तो मतलब जो 2 है तो बहना जो ससुराल में है उनको नहीं है तो दिया था, क्योंकि 18/90 का मकान है तो उसमें 3 है तो इससे हुए तो 6 फीट जगह आई है ना। तो मतलब 2 बहनें ससुराल में थी, उनको नहीं है तो दिया, तो उनके नाम से उनके छोटे वाले भाई ने केस लगाया। अच्छा। मतलब जो दोनों तो बहनों को जो हिस्सा नहीं दिया था ना, उनके नाम से उसके छोटे वाले भाई ने केस लगाया कि हमको भी मतलब मकान में हिस्सा है तो चाहिए। ठीक है, तो मैंने मतलब वसीयत के नाम से मैंने केस लड़ा था, तो पहले तो हम जीत गए थे जी। और फिर बाद में उन्होंने अपील है तो की, तो अपील में कोर्ट ने उनको भी मतलब वो मतलब उसमें हिस्सा है तो दे दिया कोर्ट ने, दोनों तो देने को भी। अच्छा। तो हाँ, तो मतलब मेरा कहना ये है कि जैसे अपन हाई कोर्ट जाएं तो हाई कोर्ट में अपन जैसे हाई कोर्ट सिर्फ वो फाइल ही देखेंगे कि अपन कुछ आवेदन लगाए तो उस आवेदन पे कोई एक्शन ले सकते हैं कि हाई कोर्ट अपन मतलब ये तो बोलेंगे कि भाई बहनों ने तो कोई केस लगाया ही नहीं, ना कभी वो तारीख पे आई, ना कभी उन्होंने वकील करा, ना कभी वो बयान पे आई और दूसरे ने केस लगाया, तो उससे मतलब मेरा कहना है कि हाई कोर्ट उसको देखेंगे, मानेंगे क्या? ठीक है, फरूख खान साहब जी। अब देखिए ऐसा है कि सिस्टम ये है कि अगर आप किसी भी ऑर्डर से एग्रीव्ड है, आपको लगता है कि वो ऑर्डर गलत है, तो ये जो एपेलेट कोर्ट्स का सिस्टम है कि आप पहले मुंसिफ कोर्ट से सेशन कोर्ट जाएंगे, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में भी इंट्रा कोर्ट अपील होती है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो इसलिए तो हर मुकदमे की एक अपनी अलग नवैयत होती है, हर मुकदमे की अपने अलग फैक्ट्स होते हैं और फिर उस फैक्ट्स को कानून की निगाह से इवैल्यूएट किया जाता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके मुकदमे में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। जो भी जजमेंट जिससे आप एग्रीव्ड है, जिसको आप चैलेंज करना चाहते हैं, आप बिल्कुल हाई कोर्ट जाएं। आपको ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हाई कोर्ट आपको नहीं सुनेगी। अगर आपके मुकदमे में दम है, आप सेटिस्फाइड हैं कि आपके मुकदमा मेरिट पे अच्छा है, तो आपको बिल्कुल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। ये आपका फंडामेंटल राइट है और आप जाके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सीख कर सकते हैं। तो मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं दिखता। हाँ, बाकी वो मुकदमा लिमिटेशन से है, जुरिस्डिक्शन से बाढ़ है, कोई टेक्निकल इशू है, इसके लिए कोई आप हाई कोर्ट के लॉयर को एंगेज करें, उनसे सलाह लें, वो डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनकी सलाह के हिसाब से इस पर एक्ट कीजिए। ठीक है,
उम्मीद करते हैं गीता साहिबा आपको जवाब मिल गया होगा। फिलहाल अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से, क्या सवाल? मैं हैदर अली झारखंड स्टेट से बोल रहा हूँ, गिरिडीह शहर से। जी हैदर अली साहब, सवाल आपका क्या है? मेरा सवाल ये है कि 2011 में हम लोग एक पंचायती किए थे जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हुई थी और उसमें 81,000 रुपया हम लोग तय किए थे। लड़का वाला को पेमेंट करना था लड़की वाले को, और वो हम कमेटी के चूंकि सेक्रेटरी हैं तो मेरे पास वो रुपया जमा कर दिया था। बाद में लड़की वाला जो है वो कोर्ट चला गया। कोर्ट में भी हम लोग को जाकर के गवाही देना पड़ा। हम रिटन में और ओरल वहाँ ये एक्सेप्ट किए कि ये रुपया मेरे पास जमा है। जी। मामला अभी उन लोग का पेंडिंग है और लड़का का गार्जियन जो है उसका कहना है कि वो पैसा हमको दे दीजिए। तो हमको कंफ्यूजन ये है कि चूंकि कोर्ट में हम जाके ये एक्सेप्ट किए हैं रिटन में भी और ओरली जी, कि वो रुपया मेरे पास जमा है। कोर्ट का फ्यूचर में क्या इंस्ट्रक्शन होगा तो वैसे कंडीशन में देना रुपया उसको मुनासिब रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है, यही सवाल पूछना। ठीक है हैदर अली साहब। फारूक साहब। देखिए हैदर साहब, अगर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है तो आपके लिए बेहतर ये होगा, और ये मेरी हतमी राय नहीं है, हम लोग ये वकील साहब प्रोग्राम में कहते हैं कि ये हतमी राय नहीं, आप जरूर हम आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं कि आप ऐसे मामले में अगर मामला अदालत तक पहुंच गया है और आपको भी अदालत ने बुला लिया है तो आप अदालत के सामने दरखास्त लगा के और वो पैसा अदालत में ही जमा करा दें। अदालत उस पैसे को क्या करती है, किसको देती है, कैसे देती है, आप अपने जिम्मेदारियों से जो है बच जाएंगे। क्योंकि जब मैटर, अगर ये मैटर सिर्फ पंचायत तक का होता कि पंचायत हो गई और पंचायत होने के बाद आप लोगों में जो चीजें थी और आप एक तरह से कस्टोडियन हुए, आप किसी कमेटी के सेक्रेटरी थे और आपने दे दिया तो ठीक था। लेकिन अगर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और आपके पास वो 81,000 रुपए जमा है जिसके आप कस्टोडियन हैं, तो बेहतर यह है कि आप अदालत को इन्फॉर्म करें कि साहब ये पैसे हैं मेरे पास, इस मसले में ऐसे ऐसे आए थे और ये पैसे मैं कोर्ट के सामने जमा कराना चाहता हूं। तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा मेरी समझ से। तो हैदर अली साहब, उम्मीद करते हैं आपको भी जवाब मिल गया होगा आपके सवाल का। फिलहाल अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा लेते हैं और लगातार अपने व्यूअर से कह रहे हैं कि टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन नंबरों के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने तमाम कानूनी उलझनों को कम कर सकते हैं और एक हल ढूंढ सकते हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से? हाँ, मैं जे.एंड.के से हंदवारा फारूक अमरवार जी जी बात कर रहा हूँ। जी फारूक, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि कानून के उलझन के बारे में। हाँ, बात ये है कि जब कोई लड़की किसी लड़की के साथ भाग जाती है, ठीक है, जब कोई लड़का किसी लड़की के साथ भाग जाती है तो पर्चा लड़की को लड़के को लग जाता है, लड़की को नहीं लग जाता है। अच्छा, यानी कि इसमें लड़की का कसूर होता है, ज्यादातर कसूर लड़की का होता है। तो पर्चा तो लड़के को लगता है। पर्चा इसमें कानून में लड़के को भी लगना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। नहीं तो आप यहाँ कसूर, हम अदालत थोड़ी ना जो कहेंगे लड़की की गलती है, लड़के की गलती हम नहीं, हम तो सवाल ही कर सकते हैं और सवाल का जवाब जान सकते हैं। फारूक खान साहब, इनके सवाल पर आप क्या रोशनी डालेंगे? अब देखिए, कसूर किसका है या नहीं, आपने सुना बिल्कुल ठीक है, ये तो अदालत तय करेगी। बिल्कुल, इस मुल्क के कवानीन के हिसाब से किसी को ये राइट नहीं है कि वो ये तय करे कि कसूरवार कौन है और कौन जो है वो साफ है। इल्जामात होना अलग चीज है और कसूर का तय होना, चार्जेस का फ्रेम होना और प्रूव होना, वो सिर्फ और सिर्फ अदालत का प्रेरोगेटिव है, अदालत का विशेष अधिकार है। और अदालत भी अपने हिसाब से चीजों को नहीं करती, अदालत भी कानून के हिसाब से चीजों को चलती है। तो ये एक सोशल डिस्कशन का एस्पेक्ट बन सकता है, लेकिन लीगल डिस्कशन में तो हम लोगों को ये अख्तियार नहीं है कि हम किसी को ये कहें कि ये कसूरवार है और ये कसूरवार नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इन्हें भी, जिन्होंने हमें कॉल किया था जम्मू कश्मीर से, इन्हें सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब, कहाँ से, क्या सवाल? मैं शफीक अहमद बोल रहा हूँ पुणे से। जी शफीक साहब, अपना सवाल आप कर सकते हैं।
जी मेरा सवाल ये है कि जी बोले। सौतेली माँ अपनी हयाती में अपने बच्चों को उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहती थी, लेकिन अब वो ना रही, चल बसी जी। तो क्या उनकी प्रॉपर्टी में, सौतेली माँ के प्रॉपर्टी में सौतेले बच्चों को अधिकार है, मिल सकता है, प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं वो? ठीक है फारूक खान साहब। देखिए, मैंने ये कई बार आपके प्रोग्राम में पहले भी बोला है कि ये जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का मामला है, चाहे वो मुस्लिम कोड के हिसाब से हो या हिंदू सक्सेशन एक्ट के मामले से हो, ये एक बहुत डायनामिक कॉन्सेप्ट है। डायनामिक कॉन्सेप्ट इसलिए है कि ये एक फॉर्मूला तो है, लेकिन फॉर्मूले के साथ साथ बहुत सारे राइडर्स भी लगे हुए हैं, और उन राइडर्स में, उन क्वालिफिकेशंस में देखना होता है कि चीजें अडेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। अब अगर स्टेप मदर की प्रॉपर्टी जो उन्होंने एक्वायर की वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जैसा आप कह रहे हैं, उसमें कोई कंपोनेंट सिर्फ एक्वायर प्रॉपर्टी का भी था। दूसरी चीज ये कि उसमें जो कॉम्पोजिट जो सेटलमेंट हुआ या कॉम्पोजिट जो प्रॉपर्टीज का अगर भी तकसीम हुआ या नहीं हुआ ये भी पता नहीं है हमें, तो उसमें किसके हिस्से क्या गई। तीसरी चीज ये कि कौन कहां डिप्राइव अपने आप को महसूस कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है, जो कि मैं हमेशा ऐसे सवालों पे ये कहता हूं कि आप लोगों को जो भी ये सवाल पूछते हैं, और बहुत इज्जत के साथ, कि आप उन प्रॉपर्टीज की और पूरे लीनिएज की जो शिजरा है, जो भी उसमें लीगल हेयर्स हैं, उनकी डिटेल्स लेके अपने शहर के अच्छे दीवाने वकील से मिले ताकि वो इवैल्यूएट कर सके। अब सौतेली माँ प्रॉपर्टी तो छोड़ गई, अगर सौतेली माँ मकरूज थी, सौतेली माँ ने कोई वसीयत कर रखी थी, तो ये बहुत सारी चीजें कंपोनेंट को देखना होता है, उसके हिसाब से ही इस पे कोई भी एडवाइस रेंडर की जा सकती है। बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं लगातार, उन नंबरों के जरिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मारूफ वकील सुप्रीम कोर्ट के मौजूद है फारूक खान साहब। लगातार जो व्यूवर्स देख रहे होंगे हमारा प्रोग्राम, तो उन्हें समझ आ रहा होगा कि ये प्रोग्राम हमारा किस नौयत का है। चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा लेते हैं और इस वक्त अपने एक कॉलर को जोड़ लेते हैं इस प्रोग्राम में, जो इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो। हाँ, मैं अलीम भाई रतलाम से बोल रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम अलीम, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा ये कहना है कि 2015 के अंदर हमारी बच्ची स्टेट गवर्नमेंट के अंदर शिक्षाकर्मी के अंदर कार्यरत थी। ठीक है। जो 8 साल उसकी सर्विस थी और एक प्रमोशन भी उसका हुआ था। तो उसको क्या करा कि वो नगर निगम के अंडर में थी, उन्होंने क्या आयुक्त ने तो उसको ये कह के, जबकि वो ऑलरेडी उसमें थी मेडिकल पे, तो उन्होंने क्या करा कि उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया। तो वो 2015 का केस है, क्या अभी अपन लगा सकते हैं उसका? कोई टाइम पीरियड है क्या कि अपन कब तक उसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? ठीक है फारूक साहब। लिमिटेशन तो आएगा, अगर जिस आपकी जब एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट किया गया या आपको रिलीफ किया गया तो उसमें लिमिटेशन तो लगेगा। अब आपके रूल्स के हिसाब से, चूंकि आप नगर निगम और आप रतलाम से बोल रहे हैं, तो आपके स्टेट का जो नगर निगम के जो प्रोविजंस हैं अपॉइंटमेंट के, और जो उसके हिसाब से लिमिटेशन गवर्न होगा। नॉर्मली ऐसे मैटर्स में 1 साल से लेके 3 साल तक लिमिटेशन होता है। तो अगर आप वो टाइम लिमिट क्रॉस कर चुके हैं तो आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके उस कानून में इसका, आपके उस रूल्स में इसका प्रोविजन हो कि आप ये चीज कर सकते हैं। और आपको फिर ये भी एक्सप्लेन, अगर कोई ऐसा प्रोविजन एग्जिस्ट करता है तो फिर आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कोर्ट को कि ये डिले क्यों ही अपील फाइल करने में, राइट। और प्रोबेबली शायद ये रिट का मैटर हो, रिट का मैटर टेक्निकली होगा तो आप शायद रिट में थोड़ी सी स्कोप कोर्ट की ज्यादा होती है। तो इन चीजों को लेके आप मेरी बातों को मद्देनजर रखते हुए और अपने अपॉइंटमेंट के और प्रमोशन के और सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आप किसी अच्छे लॉयर से कांटेक्ट करें हाई कोर्ट में, जो सर्विस मैटर्स के बारे में जानते हो, जिनको जानकारी हो, और वो आपको प्रॉपर्ली एडवाइस कर पाएंगे आगे।
जी, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल रहा होगा और मज़ीद सवालों की जवाब देने के लिए हम लगातार आपकी खिदमत में बैठे हुए हैं। तो फिर देर किस बात की, एक बार फिर से अपने इस टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को डायल करिए और हमसे रब्ता करें। एक बार फिर से अपने कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? हेलो जी, कौन सा आप कहाँ से और सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है, फराज बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। जी फराज साहब, आपका सवाल। जी, मैं ये सवाल है कि मेरे दादा का इंतकाल हो गया था, 5 साल हो गए उनका, लेकिन आज तक कोई क्लू नहीं मिल पाया। क्या नहीं मिल पाया? कोई क्लू नहीं मिल पाया उसमें। 5 साल हो गए करीब, एक्सीडेंट हो गया था, उनका मृत्यु हो गई थी उनकी एक्सीडेंट में। अच्छा जी, तो क्या चाह रहे हैं? क्लू नहीं मिल पाया, कैसे एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट हो गया था। तो आपने कुछ केस किया था? केस किया था मगर चलते रहा वो केस। अच्छा, डेड बॉडी आप लोगों को मिली? ठीक है फरूख खान साहब, आप समझ चुके होंगे सवाल का जवाब दें। ये बेसिकली हिट एंड रन केस का मामला लगता है। और नॉर्मली हिट एंड रन केस में मुश्किल होती है पुलिस को भी पकड़ने में। अगर कोई किसी को सड़क पे मार गया और वहां कोई कैमरे वगैरह नहीं है या नहीं ट्रेस कर पाया तो जरा मुश्किल होती है। हिट एंड रन केस में वैसे पुलिस खुद भी मुकदमा दर्ज करती है और कोशिश उसने की होगी। और अगर आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको ऑफ कोर्स चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई है तो उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। और एक हिट एंड रन केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन के बेसिस पे जो मोटर व्हीकल्स हमारा एक्ट है उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी हैं। हिट एंड रन केस में डेथ पे, हिट एंड रन केसेस में एक कंपल्सरी वो भी मिलता है, मुआवजा भी मिलता है। उसके लिए आपको उसके ट्रिब्यूनल में कोर्ट, आपकी जिला जो मुरादाबाद कोर्ट के अंदर एक डेजिग्नेटेड कोर्ट होगी जो MACT का क्लेम्स देखती होंगी, तो आप वो भी फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको ये शुबा और शक है कि उनका एक्सीडेंट नहीं था और वो कोई प्लान मर्डर था या उनको इरादतन मारा गया, तो उसके लिए आपको और अपनी कानूनी कार्रवाई आगे करनी चाहिए। उसके लिए आपको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। अगर पुलिस नहीं सुनती है तो आप 154(3) CRPC में पुलिस के जो आला ऑफिसर्स हैं उनको दीजिए। उसके बाद आप कोर्ट जाइए, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कीजिए। बहुत सारी चीजें जो कि की जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं फराज साहब आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। कॉलर का राब्ता हमसे मुनक़ते हो गया, दूसरे कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा आप इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है? हेलो मैडम। जी, कौन सा आप कहाँ से, क्या सवाल? अरे मैडम, मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। मेरा एक हाथ चला गया, एक्सीडेंट हो गया था। हम माली करते हैं तो अभी तक मैंने कोई करा भी नहीं और पढ़े लिखे भी नहीं है। नहीं तो आपने कॉल हमें किस लिए किया है? कोई सवाल है आपका? हाँ, सवाल है ना जी, तो बोले अपना सवाल। अरे अब कहीं से, अरे मैंने कुछ करा नहीं है। अपन ने कहा है किराए के मकान में रहते हैं, तो अभी अपने पास कुछ है भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने कोई चलो सरकारी योजना कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा लाउड बोलेंगे? किराए का मकान ही समझ में आया, उसके आगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि आप थोड़ा जी आप थोड़ा लाउड बोलें और जल्दी से अपना सवाल करें। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, इनका सवाल ही नहीं समझ में आया। खैर इस वक्त दूसरे कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा आप कहाँ से, क्या सवाल? एडवर्ड पोजीशन में कितने साल तक का केस? हेलो, कौन सा आप कहाँ से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं और क्या सवाल है? हेलो, लगता है इस वक्त फोन लाइन पर कोई मौजूद नहीं, और मौजूद है वो बोलना नहीं चाह रहे। तो तमाम कॉलर से यही अपील है कि जब भी आप हमें कॉल करें तो ऑडियो म्यूट करें और आपके जो सवाल हो पहले आप खुद से ये सवाल करें कि हमें सवाल क्या करना है। यानी आपका कोई कानूनी उलझन हो तो हमें आप हमसे आप राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि टीवी आप जानते हैं कि टाइम कितना क्रूशियल होता है, दूसरा वेट कर रहा होता है और हम उनके सवाल का जवाब और वो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसको भी बहुत समझना जरूरी है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा आप कहाँ से?
हेलो, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैंने 4 साल पहले एक मकान खरीदा था। ठीक है। 40 लाख रुपए में। जी। तो जिसमें मैं 37 लाख रुपए दे चुका हूँ। और फिर मैंने वो मकान अगले किसी और पार्टी को बेच दिया। अच्छा। मगर कागज उनसे नहीं लिए थे क्योंकि उसमें 4 लाख रुपए खर्चा आ रहा था कोर्ट का। तो वो पार्टी बोल रही कि जब आपने बेचना ही तो क्यों 4 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, इसलिए हम डायरेक्टली उसके नाम कागज कर देंगे जिसको आप बेचोगे। जब मैंने बेच दिया तो मैंने उससे 30 लाख रुपए ले लिए। और फिर वो दोनों पार्टियां आपस में मिल गई। आप पता नहीं कागज बनाए उन्होंने या नहीं बनाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है फरूख खान साहब। अब ये आपने, माफ कीजिएगा बुरा लगेगा आपको, पर ये आपने काम तो गैर कानूनी किया ना। स्टैम्प ड्यूटी जो आप सरकार को देते हैं, रजिस्ट्री चार्जेस जिसको आप कहते हैं, वो सरकार का हक है। अगर आप एक स्टैम्प ड्यूटी को इवेड करने के लिए, उससे बचने के लिए आपने ट्रांजैक्शन किया और बिना किसी मुआहदे के आपने उसको असाइन कर दिया, तो ये इवेजन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी है। तो मैं तो पहले ये सलाह दूंगा आपके इस प्रोग्राम के मीडियम से कि ये लोग नहीं करें तो बेहतर हो। कभी भी गवर्नमेंट का इंटाइटलमेंट है उसके साथ इवेजन करना, उससे लुका छिपी का खेल खेलना, वो आप शायद आप कुछ वक्त के लिए तो उसका मजा ले लेंगे, लेकिन कभी खुदा न खास्ता कोई मुसीबत हुई तो बहुत बड़े नुकसान में फंस जाएंगे। और ये अमूमन एक लिटिगेटर होने के नाते, एक प्रैक्टिसिंग वकील होने के नाते ये हम लोग रोज देखते हैं। अब आपके मामले की जहां तक बात है, आपके मामले की, उसमें यह है कि अगर उन लोग आपस में मिल गए और आपको किनारे कर दिया और आपका कोई पैसा बचता है इंटाइटलमेंट का कि भाई आपको इतने और मिलने थे, तो आप उसके लिए रिकवरी का और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा जैसा आपके लॉयर्स एडवाइस करते हैं वो कीजिए। आपने किन डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे किया, कितना पैसा आपके खाते में आया, कितना पैसा आपने पहले वाले सेलर को दिया, कितना आपने नए वाले बायर से दिया, ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस देखने के बाद ही इस पर कोई स्ट्रेटजी बन सकती है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ रूल एंड एज अ कॉशन, मैं इस आपके व्यूअर्स को ये बात इस प्रोग्राम के मीडियम से कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन में शामिल न। लोग नॉर्मली करते क्या है, नॉर्मली लोग मुआहदा बना लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बना के साइन करके 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नोटरी करा के रख लेते हैं और समझते हैं कि ये बहुत बढ़िया कागज हो गया। जो कागज जो कानून के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन एक्ट के दफा 17 के हिसाब से कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है, अगर उस पे स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की गई है तो वो कागज जब कोर्ट में आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रद्दी के टुकड़े के बराबर है। तो जब भी आप कोई आप लोगों में से कोई मुआहदा कर रहे हैं तो जरूर एक कॉम्पिटेंट लॉयर से ये चेक करें कि क्या इसका रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है या लाजमी नहीं है। जी बिल्कुल, बेहद मुफीद बात आपने कही। फिलहाल अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा आप कहाँ से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है? जी मैं कश्मीर से। जी सवाल। जी मेरा सवाल है, जी आप सवाल कर सकते हैं। हाँ जी कर सकता हूँ। मेरा सवाल है जी मैडम जी, मैं 2011 में मेरा जमीन का अवार्ड हुआ तो जी मेरी लैंड ली थी प्रोजेक्ट वालों ने। तो जमीन मेरी प्रोजेक्ट वालों ने ली, तो फिर मैंने कोर्ट में रेफरेंस किया तो मुझे इसका कोई इंटरेस्ट मिलेगा? ठीक है फरूख साहब, मैंने अभी तक पेमेंट नहीं पकड़ी है, रेफरेंस मेरी 2011 में हुई है। ठीक है सवाल। ये लैंड एक्विजिशन का मैटर है और लैंड एक्विजिशन के मैटर्स में अभी लॉकडाउन के पीरियड में ही, अभी जब अनलॉक चल रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आ गया है कि अगर पैसा ट्रेजरी में जमा है और पैसा आपने नहीं लिया है और अगर लैंड को एक्वायर कर दिया गया है तो वो लैंड एक्विजिशन कंप्लीट मानी जाएगी, राइट। तो वो अभी भी वैसे बहुत सारे फैक्ट्स पे डिपेंड करती है कि पैसा उसमें किस कानून के तहत आपकी लैंड एक्वायर की गई। ट्राइब्यूनल में आपने अगर अपील की अपने एक्विजिशन के अगेंस्ट तो उसके क्या उसमें क्या फाइंडिंग्स हैं, ये डिपेंड करती है ये सारी चीजों पे कि आपकी लैंड एक्विजिशन वैलिड है या नहीं है। लेकिन एक बात ये बिल्कुल तय है कि अगर आपकी जमीन एक्वायर कर दी गई है और आपको पैसे दिए ही नहीं गए या इवन ट्रेजरी में भी जमा नहीं किए गए
तो वो एक्विजिशन वॉइड मानी जाएगी और आपको पैसे मिलेंगे उसके। जी, तो लगातार हम अपने व्यूवर्स के सवालों का जवाब दे रहे हैं। फरूख खान जो कि सीनियर लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं, वो तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। 3 से 4 यानी 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम के जरिए आपके तमाम सवालों को हम सुनते हैं और उसका जवाब एक माहिर कानूनदा के जरिए देने की कोशिश करते हैं। तो देर किस बात की, अगर आपने सवाल अभी तक नहीं पूछा हो तो हमारे फ्लैश कर रहे नंबर को डायल करें और हमसे रब्ता कायम करें। इस वक्त फोन लाइन पर कौन मौजूद है, उन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, लगता है जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या सवाल? मैं कोल्हापुर से बोल रहा हूँ जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। ये है कि मेरा ताल्लुक बिहार से है। ठीक है। और मेरी बच्ची लोग यहाँ मतलब पढ़ती है, मतलब 10वीं 12वीं में है। एक बच्ची मेरी मतलब वो आँख से देखने में माजूर है, मतलब 75% वो देखने में कम है। ठीक है। हाँ, लेकिन मैं बिहार से ताल्लुक रखता हूँ तो मुझको मतलब यहाँ किसी तरीके का मतलब ये नहीं है। अनुदान जो रहता है कि मुस्लिम एजुकेशन और इसके लिए पूछिए हो, तो बिहार के नाते मैं इधर भी नहीं मिल सकता है और उधर से भी जैसे सरकार की तरफ से फैसिलिटी है कि 10वीं का बोर्ड किया या 12वीं का बोर्ड किया तो यानी सरकारी स्कीमों का फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है दूसरी रियासत में। जी जी जी, फरूख खान साहब, ऐसे लोग क्या करें? नहीं, देखिए ये पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप किस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं। आपकी बच्ची जिसकी जो माजूर है थोड़ी सी, उसको किस स्कीम में इंटाइटलमेंट उसका बनता है। उसका अगर इंटाइटलमेंट बनता है और सिर्फ इस बिना पे रोका जा रहा है कि आप बिहार के रहने वाले हैं और अब आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ऑर्डर टिक पाएगा कोर्ट के सामने, क्योंकि ये मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरीनेस इसमें दिख रही है, परवर्स होगा ये एक्शन। तो आप पहले तो ये देखें कि स्कीम क्या है, क्योंकि ऐसे जो बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड हैं या जो इस तरह की अब जैसी हमारी गवर्नमेंट तो उन्हें दिव्यांग कहती है, और जो उनके लिए जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, जो स्कीम्स है, वो इस बिना पे नहीं रोकी जा सकती हैं कि आप किस रियासत, आप हिंदुस्तान की किस रियासत में रह रहे हैं, अगर वो चीज है। और ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात हो, और आप बिल्कुल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते आपको ये पूरा हक है कि आप बिहार के होने के बावजूद आप महाराष्ट्र में काम कर सकें, और आप या दिल्ली में काम कर सकें या महाराष्ट्र का आदमी बिहार में काम कर सके। इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो अगर ऐसी कोई प्रोविजंस के तहत अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आपको स्कीम्स का बेनिफिट नहीं लेने दे रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल चैलेंज कर सकते हो। और मुझे पूरी उम्मीद है, हाल फिलहाल में जो पिछले 10-15 सालों में हम लोगों ने देखा है अपने करियर में, कि कोर्ट्स ऐसे मैटर्स को बहुत सीरियसली लेती हैं, और जिसके लिए कोई खड़ा नहीं होता उसके लिए कोर्ट्स खड़ी होती हैं, और ये इंश्योर करती हैं कि वो राइट्स आपको पूरे, जो आपके हकूक हैं, जो आपके हक हैं, आपकी पूरी उसको आपको वो मिल सके। जी, तो उम्मीद करते हैं इन्हें अपना जवाब मिल गया होगा। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो 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 जी, कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, मोहम्मद हनीफ मंसूरी। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हमारा सवाल ये है, मैं विकलांग हूँ, एक हाथ नहीं है हमारा, 1 साल हो गई है। तो हम मालिक आता था, ठेला चलाता था, तो एक हाथ नहीं है हमारा। तो हम किराए के मकान में है, 3 महीने का किराया नहीं दिया अभी हमने। और नगर निगम से हमें कुछ 600 रुपये महीने मिलते हैं, हमने कुछ करा नहीं। तो आपके यहाँ से कोई सहायता मिलेगी? नहीं, मतलब अदालत से कोई सहायता की उम्मीद करना चाहते हैं? हमने नहीं अदालत से करा, ना कुछ करा, अपन पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, तो आप ये चाह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए? फरूख खान साहब, क्या ऐसे लोगों के लिए कुछ स्टेप क्या लेना चाहिए, उन्हें आप बता सकते हैं? वो कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे भी उतने नहीं, उन्हें मालूम है। ये तो सना गवर्नमेंट की स्कीम्स पे डिपेंड करता है, और नॉर्मली मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि ये अपने शहर में जो काउंसलर्स होते हैं उनसे राब्ता करें, एमएलए से करें, एमपी से करें, जिनसे मिल सकते हैं, या अगर पॉलिटिशियंस मदद नहीं, सरकारी नुमाइंदे से राब्ता करें।
हाँ, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ऐसे लोगों को मदद पहुंचाती हैं, और जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको बरसरे रोजगार में लाने के लिए उनके पास डिफरेंट स्कीम्स हैं, जो जिस लायक है उसको वो इंगेज करती हैं। तो आप अपने शहर में जो कोई अच्छी एनजीओ हो जो इन आपके जैसे लोगों के साथ काम करती हो, उनसे रास्ता कायम करें, और जरूर और अपने सरकारी नुमाइंदों से मिले, खास तौर से अपने सियासी नुमाइंदों से मिले और उन पे कोशिश करें। इंशाल्लाह हम लोग दुआ करेंगे कि आपके हक में कुछ बेहतर हो। ये कोई कानूनी मामला नहीं है कि मैं कोई आपके राइट के इन्फोर्समेंट की बात कर सकूं। जी इंशाल्लाह जरूर। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बोल रहा हूँ मैं मंजूर अहमद बोल रहा हूँ। जी मंसूर अहमद, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मंजूर अहमद, मेरा सवाल है कि अगर बेटा बाप से नाफरमान हो जाएगा, कि बाप को हक बनता है उसको अपनी जायदाद से महरूम करने का। ठीक है, फारूक खान साहब। हाँ, ये भी बड़ा कॉमन सवाल है। देखिए, मुस्लिम लॉ में डिसओनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। हालांकि लोग उसको आपने सुना होगा आंख कर देते हैं, राइट? आप डिसऑन एफिडेविट निकाल लिया कि साहब मतलब, लेकिन टेक्निकली जो हमारा शरीयत का कोड है उसके हिसाब से आप औलाद को उसकी जायदाद से जो है वो अलग नहीं कर सकते, उसके अनलेस देयर आर सर्टेन वेरी कंपेलिंग रीजंस। वो एक अलग चीज है, मैं उस पर बहुत ज्यादा वो डिटेल डिस्कशन में नहीं जाना चाहूंगा। तो लोग करते हैं, अखबारों में आप भी देखती होंगी, हम भी देखते हैं जी, और हमसे भी लोग सलाह लेते हैं। पर एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में मैं मुस्लिम्स में डिसऑनमेंट के प्रोसेस को सही नहीं मानता हूं, जो मेरी समझ है कानून की। और वो लड़का या वो औलाद जिसको आपने डिसऑन किया है, सब्जेक्ट टू सर्टेन राइडर्स, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, हमेशा कभी भी कोई जनरल रूल बिना एक्सेप्शन की नहीं होता, तो नॉर्मली ही कैन क्लेम हिज इनहेरिटेंस राइट। बिल्कुल, तो डिसऑन नहीं किया जा सकता, चाहे वो कानूनी हो, और इस्लाम की तरफ भी काफी बड़े पैमाने पर रोशनी डालता है। जी बिल्कुल। और इस वक्त फोन लाइन पर एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपका नाम और सवाल क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मंजूर अहमद बोल रहा हूँ, यहाँ श्रीनगर से। श्रीनगर से बोल रहे हैं, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है, अगर कोई बेटा अपने बाप से नाफरमा होता है, वो आपने इससे पहले भी कॉल किया था, शायद मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा कि डिसऑन नहीं किया जा सकता। इससे पहले वकील साहब इसी सवाल पर बहस कर रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, अपने दूसरे कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? हेलो, सबसे पहले आपसे ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप हमसे बात करें तो टीवी की वॉल्यूम म्यूट करके बात करें, क्योंकि हमारी आवाज हम तक ही लौट कर आती है और आपका सवाल हम तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाएगा, और जब सवाल सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा तो जवाब फर्रुख खान साहब कैसे आपको देंगे। हेलो, बहरहाल आपका सवाल लीजिए, ये भी हमें छोड़ के मतलब फोन लाइन से चले गए। खैर, दूसरे कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? हेलो। हाँ, हेलो जी, कौन सा आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है? हेलो। मैडम जी, आवाज आ रही है? जी आदाब, आपका सवाल क्या है? जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं मुस्तफा कमाल कादरी कानपुर से बोल रहा हूँ। मुझे दो सवाल करने थे। जी। एक तो यह कि अगर किसी की प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा है, तो प्रॉपर्टी की काबिज है और उसको किराए पे भी उठाए, वो उससे आमदनी कर रहा है, उसी मुकदमा लड़ रहा है, तो क्या उस पर सील लगाई जा सकती है या बोर्ड लगाया जा सकता है मुकदमा चल रहा है? ठीक है। दूसरी बात कि अगर वो हाउस टैक्स वाटर टैक्स अपना नाम चेंज करा ले, उसकी क्या कार्रवाई होगी? तीसरी बात ये कि जैसे किसी ने शादी की और उसकी बीवी से बच्चे नहीं हो रहे हैं और बीवी को दिक्कत है, तो क्या वो बिना बीवी की इजाजत शादी कर सकता है, या किसी कोई बीवी के मतलब इतने सारे सवाल एक साथ कर रहे हैं, ये तो पूरा क्लासरूम हो जाएगा जितने सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपके शुरू के दो सवालों के जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल। आपने ये बोला कि अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है और उसमें एक फरीक जो है वो किराए पे उठा के उसका फायदा मॉनेटरी बेनिफिट्स में ले रहा है, तो देखिए, अनलेस कि उस पे स्टेटस को का ऑर्डर हो कि आप प्रॉपर्टी पे ऐसा कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल कर सकता है। आप मान लीजिए मेरी जायदाद है,
सना आपने मुझ पे ये मुकदमा कर दिया कि जिस घर में मैं रह रहा हूँ ये घर आपका है, मैंने वो मकान किसी और को किराए पे दे रखा है, तो आपके मुकदमा करने से मेरा टाइटल तो डाइल्यूट नहीं होता ना, अनलेस की कोर्ट ये डिटरमिन करे इंट्रीम मेजर में कि नहीं भाई सना का मुकदमा फर्रुख के ऊपर बनता है और इस प्रॉपर्टी में स्टेटस को होगा और कुछ भी नहीं होगा आगे। तो अगर आपको लगता है कि ये स्टेटस को का मामला है तो आप बिल्कुल उससे जाके आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि भाई एक आदमी अपने आप को एनरिच कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को मोनेटाइज कर रहा है, तो अगर वो किराया आ रहा है तो ये किराया वो इस्तेमाल ना करे, ये किराया कोर्ट में जमा हो, जो मुकदमा जीतेगा उसके पास तो पैसे भी चले जाएंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है फैक्ट्स के ऊपर कि प्रॉपर्टी के केस में क्या आपके दम है, क्या कागजात हैं, क्या प्रेमा फेसाई केस आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे ये बातें डिपेंड करती हैं। जी उम्मीद करते हैं इन्हें भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। नहीं, उनके बहुत सारे सवाल थे तो मुझे लगा कि ये तो पूरा एक सेशन स्पेशल। जी बिल्कुल, वो और उनसे हम ये इल्तिजा करते हैं और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि अगले हफ्ते जब हम अपना शो लेकर आएंगे तो अपने तीसरे, चौथे, पांचवें सवाल होंगे और आएंगे और लगातार हमसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? हेलो हेलो, फोन लाइन पर इस वक्त कौन मौजूद है? हेलो, मेरी आवाज खुद लौट कर आ रही है। हेलो, चलिए दूसरे कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा आप कहां से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है? हेलो, फरूक खान साहब, आपने 3-4 सवालों के जवाब नहीं दिए, अब कोई सवाल ही नहीं कर रहा। आप सोच रहे होंगे कि मैं 3 सवाल 4 सवाल लेकर जाऊं, मेरे पास इतने सारे सवाल होंगे, पता नहीं फरूक खान साहब उन सवालों के जवाब देंगे या नहीं देंगे। खैर, हेलो, कौन सा में है क्या, अगर मैटर कनेक्टेड है तो जवाब देने में आसानी होती है, लेकिन अगर अलग अलग मैटर है तो वो एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये कि फिर मुझे ये लगता है कि चूंकि आपके पास वक्त की कमी होती है, जी बिल्कुल, बहुत सारे होते हैं, तो मैं सबके साथ इंसाफ कर सकूं, उसको बराबर का वक्त दे सकूं। बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही कि सभी के साथ इंसाफ किया जाए, इसलिए सभी के एक एक सवाल लिया जाए। खैर, इस वक्त फोन लाइन पर एक कॉलर मौजूद है जिन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? हेलो, फोन लाइन पर टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए क्योंकि हमारी आवाज लौट कर हम तक ही आ रही है। हेलो, आप हमसे बात जब भी करें, तमाम व्यूअर्स से यही इल्तिजा रिक्वेस्ट है कि जब आप हमसे बात करें तो टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर लें या दूसरे रूम में निकल जाएं जहां पे आपकी टीवी ऑन हो, दूसरे रूम में आ जाएं, फिर वहां से नंबर डायल करें और हमसे राब्ता कायम करें और अपनी कानूनी उलझनों को दूर करें। हेलो जी साहब, आप बोलें। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब? मैं कश्मीर से। जी, कश्मीर से, क्या नाम, क्या सवाल? नजीर अहमद शेख मेरा नाम। ठीक है मैडम, मेरा सवाल ये है, मेरा एक भाई है, उसने पहली वाली जो उसकी शादी हुई वो मर गई, उसकी बीवी जी, एक बच्चा हुआ, तो दूसरी शादी कर ली, उसके भी बच्चे हुए। अब वो पहले वाले बच्चे को कहता है कि आप मेरा बच्चा है ही नहीं। अच्छा। हाँ मैडम, तो जबकि उस बच्चे को अपने दादा ने प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा रखा है अलग और कागजात भी दिए हैं। जी, फिर आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि वो जो उसका वो बाप है ना, हाँ, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कैसे करें। ठीक है, फरूक खान साहब, इनका कहना है कि वो क्या कानूनी कार्रवाई करें। देखिए, पहले बात तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा माइनर है कि मेजर है, और अगर बच्चा माइनर है तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ये क्लेम करते हैं कि ये अगर वल्दियत का क्लेम का मामला है तो आजकल बहुत चीज़ें आसान है, आप डीएनए टेस्ट कोर्ट के थ्रू भी करा सकते हैं, आप उसका राइट इन्फोर्स कर सकते हैं। और अगर दूसरी चीज़ ये है कि अगर दादा जो उसके वालिद के वालिद हैं और वो अपनी प्रॉपर्टीज़ में कुछ नाम उसके करना चाहते हैं, वो बिल्कुल वसीयत में उनको हक है कि वो कर सकते हैं। और अगर उसके बावजूद जो उसका हक बनता है उस बच्चे का जिसकी वालिदा इस दुनिया में नहीं रही, वो अपने राइट को भी इन्फोर्स करा सकता है कोर्ट से अपने वालिद के इंतकाल ऑफ कोर्स
जब प्रॉपर्टी जब तक दुनिया में है, जब तक तो होगी नहीं। लेकिन जहां तक वल्दियत साबित करने की बात है, वो अगर ये क्लेम करता है तो ये डिक्लेरेशन कोर्ट से पहले ही करा लेने में फायदा है, क्योंकि एक बार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, उसके बाद और उलझने बढ़ जाएंगी। तो आप किसी अच्छे लॉयर से मिलें और सलाह करें और एडवाइस लें और अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करें। जी, तो इसी तरह की कई और हजारों सैकड़ों उलझनों को दूर करने के लिए हम आपकी खिदमत में हर हफ्ते पेश होते हैं और उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते फिर आप हमारे दरमियान होंगे और कई सवाल भी होंगे जिसका जवाब हमारे लॉयर देंगे। तो आज के लिए बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फर्रुख खान साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया और तमाम मुफीद मशवरों से हमारे व्यूवर्स को नवाजा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। आदाब।